नागपुर राष्ट्र संत तुकडोजी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जागतिक हीमोफीलिया दिन के उपलक्ष्य में मेडिकल विभाग के विविध शाखा में प्रशिक्षण ले रहे छात्र और स्टाफ के लिए टॉक ऑन हीमोफीलिया इस विषय पर वरिष्ठ डॉक्टर मंजूषा गिरी द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। हाल ही में पहलगाम में घटित आतंकी हमले में मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस संगोष्ठी की शुरुआत की गई। हीमोफीलिया इस गंभीर बीमारी के बारे में IMA की पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा गिरी द्वारा दृश्यश्राव्य माध्यम से विद्यार्थी एवं स्टाफ को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विशेष रूप से IMA के अध्यक्ष वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजेश सवारबंधे उपस्थित थे। इस संगोष्ठी का संचालन संस्था के डीन डॉक्टर BK शर्मा इन्होंने किया और आभार प्रदर्शन संस्था के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत सोमकुंवर इन्होंने किया। इस संगोष्ठी में तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल के विद्यार्थी और समस्त स्टाफ बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर मंजूषा गिरी इन्होंने विस्तार से नागपुर समय को हीमोफीलिया के बारे में बताया। साथ ही IMA के अध्यक्ष वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजेश सवारबंधे इन्होंने स्वस्थ जीवनी के लिए मार्गदर्शन किया। स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए तो वैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, साथ में जो हमारे डाइट हैबिट्स बदल चुके हैं वो डाइट्स हैबिट हमको हमारे पुराने तरीके से हमको लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ जो सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को, रात को खाना, ये रेगुलर हमको लेना चाहिए और वो भी हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जैसे कि अभी वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, जो टीनेज बच्चे हैं या फिर इवन उनके साथ उनके पेरेंट्स भी बाहर का खाना जो फुटपाथ पे है या फिर जंक फूड है उसके तरफ, फास्ट फूड उसके तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। IMA पहले से ही सोसाइटी में जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस कैंप्स, वर्कशॉप लेते हैं। इस साल भी हमने प्लान किया है कि हेल्थ चेकअप के साथ साथ, हेल्थ चेकअप तो बहुत ही रूटीन है, बहुत सारी संस्थाएं भी लेती है, लेकिन CPR जैसे कोई एक आधी इमरजेंसी आती है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उस वक्त कुछ पीरियड के लिए हॉस्पिटल पहुंचने तक के लिए उस पेशेंट को समय मिलना चाहिए। उस हिसाब से भी उसको कुछ कार्डियक मसाज कैसा देना है, उसको रिससिटेट कैसे करना है, उस हिसाब से उनके वर्कशॉप हमने प्लान किए हैं। जैसे जनरल पब्लिक में, बैंक्स में, स्कूल्स में या पुलिस स्टेशन में जाके हम साल भर वर्कशॉप करेंगे। साथ ही साथ जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस साल हम छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स बना के जो नागपुर के जाने माने विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उस डिसीज़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में हम कुछ, उसके लक्षण कैसे हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें वीडियो क्लिप्स में इंक्लूड करके हम वो प्रसारित करने वाले हैं अलग अलग बीमारी के बारे में। तो अभी रिसेंटली 17 अप्रैल को हमने उस श्रृंखला की पहली कड़ी जो हीमोफीलिया से रिलेटेड है वो हमने प्रसारित की है। उसमें 4 विशेषज्ञों के उसमें वीडियो क्लिप्स है। नागपुर के IMA पेज पे या फिर इंस्टाग्राम में IMA पेज पे, फेसबुक पे आपको ये देखने को मिल सकता है। तो चलते आप राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, यहाँ में आपको जुड़कर कैसा लग रहा है और इनकी सेवा के बारे में आप बताएं। इनकी सेवा तो सारे दुनिया में प्रख्यात है। जहाँ पे बेस्ट सेवाएं मिलती है, कम दामों में मिलती है, विशेष रूप से अलग अलग फैकल्टी के, अलग अलग विषय के यहाँ विशेषज्ञ हैं जिनके द्वारा जांच करके एक अच्छी ट्रीटमेंट की सुविधा यहाँ पे सबको दी जाती है कम से कम दरों में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा गिरी, मैं न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ एंड पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IMA नागपुर हूँ। और आज हमने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है, इसमें हीमोफीलिया के लिए अवेयरनेस होता है जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। इस बीमारी की जानकारी के लिए आज हमने एक सेशन रखा था। हमारे टेक्नीशियन के बच्चे हैं और नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं, और ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, ये अरेंज करवाया था डॉक्टर BK शर्मा सर और डॉक्टर धानोरकर सर। साथ ही साथ हमारे IMA की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेश सावरबांधे, इन्होंने ये प्रोग्राम RST के स्टाफ के साथ अरेंज कराया था बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आज हमने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के उपलक्ष्य में
हीमोफीलिया के बारे में जानकारी दी। संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगी, हीमोफीलिया ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे फैक्टर 8, 9 और 11 ये 3 फैक्टर्स की मेनली डिफिशिएंसी पाई जाती है। इसके 3 प्रकार है। कॉमनली जो देखा जाता है वो हीमोफीलिया ए होता है, साथ ही साथ हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी भी देखा जाता है। 80% हीमोफीलिया ए होता है जो हम रूटीनली देखते हैं। यूजुअली ये जो डायग्नोसिस होता है इसमें जो है मेल चाइल्ड जो रहता है या आदमी लोग जो है वो अफेक्ट होते हैं एंड फीमेल जो रहती है कैरियर रहती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है और समटाइम्स अगर फैमिली में नहीं है तो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और वो म्यूटेशंस की वजह से ये बीमारी आने वाले बच्चों में देखी जाती है। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में लापरवाही की होगी या कुछ खाया होगा या ग्रहण में गए होंगे, तो ये चीज़ें सारी अंधश्रद्धाएँ हैं। बेसिकली दिस इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अब इसके लक्षण जो होते हैं हमने कब सस्पेक्ट करना है। अगर बच्चा थोड़ा सा ट्रिवियल ट्रॉमा हो रहा है, खेलते खेलते जस्ट गिर गया या बम्प हो गया और साथ ही साथ उसके बाद बहुत बड़े बड़े हिमाटोमा या खून के तक्के जमा हो रहे हैं या जॉइंट में स्वेलिंग हो रहा है, जॉइंट में खून जमा हो रहा है, पेन हो रहा है, रेडनेस आ रहा है या फिर ब्रेन में हिमरेज हो रहा है या दांत गिरने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है जो रुक नहीं रहा है। ऐसे अगर कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं और लड़का है, फैमिली में हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये हीमोफीलिया तो नहीं। और इसमें भी 3 प्रकार देखे जाते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर 50% के नीचे फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है तो वो हम हीमोफीलिया कहते हैं। सीवियर हीमोफीलिया में लेस देन 1% लेवल होता है फैक्टर 8 का। उसके जो सिम्टम्स है वो न्यूनेटल एज यानी बच्चा पैदा होने के बाद से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जो दूसरा जो प्रकार होता है मॉडरेट, उसमें 1 to 5% लेवल होता है फैक्टर 8 का। उसके जो लक्षण हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में दिखाई देते हैं, जैसे जॉइंट पेन, स्वेलिंग वगैरह या ट्रॉमा के बाद जो आते हैं वो चीज़ें। एंड जो माइल्ड केसेस है, माइल्ड केसेस में जो लक्षण होते हैं यूजुअली आफ्टर ट्रॉमा है या सर्जरी है, सर्जरी के बाद ब्लड नहीं रुक रहा है या सरकमसीजन किया उसके बाद ब्लड नहीं रुक रहा है, कॉमनली ये जो चीज़ें होती है उसके बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। और ये जो ब्लीडिंग होता है ये स्टार्टिंग से नहीं रहता है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओवर द वीक्स ये ब्लीडिंग बढ़ते जाता है। सो ये कॉमन लक्षण है। ट्रॉमा अगर 2 दिन पहले भी हुआ होगा तो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ेगी और बाद में डॉक्टर बोलेंगे कि यहाँ पे खून जमा हुआ है, जो बच्चा रिकॉल भी नहीं कर पाता है। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है उस पार्ट को रेस्ट करो, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दो, देन वहाँ पे आइस फर्मेंटेशन करो एंड देन उसको वहाँ पे पेन किलर अगर आपको ज़रूरत है तो पेन किलर का इस्तेमाल कीजिए। ये मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरा ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इम्यूनोथेरेपी है, देन बाकी की चीज़ें हैं वो भी यूज़ होती है। मेनली फैक्टर 8 का जो रिप्लेसमेंट है वो भी हम कर सकते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से उसका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। मेनली ये चीज़ जो है कॉस्टली है, तो ये कॉस्टली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे जनता को, मोस्टली जो जनरल पब्लिक है उनको जब सिम्टम आते हैं तभी उनको मिल पाती है। सो मैं पब्लिक से ये भी गुजारिश करूँगी कि हमारे पास हीमोफीलिया सोसाइटी है या डागा हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट दी जाती है। इनको अगर आप कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं या कुछ फैक्टर 8 के वायल्स भी डोनेट करते हैं तो ये बच्चों को हम दे सकते हैं। सो फैक्टर 8 का प्रोफाइलैक्सिस होता है, प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। अगर पहला जॉइंट इन्वॉल्व होने के पहले ही अगर आपने डायग्नोसिस के बाद तुरंत में देना शुरू कर दिया और जॉइंट में ब्लीडिंग होने से पहले अगर दे दिया तो दैट इज़ प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। सेकेंडरी, एक जॉइंट इन्वॉल्व होने के बाद दूसरा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करने के लिए। टर्चरी, 2 जॉइंट इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ आने लगी है तो आप जो प्रोफाइलैक्सिस देते हैं दैट इज़ टर्चरी। देन इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी आप फैक्टर 8 दे रहे हैं। एंड एपिसोडिक ट्रीटमेंट जो हमारे यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, जो सोसाइटीज़ फॉलो करती है कि जब लक्षण आते हैं तब फैक्टर 8 का रिप्लेसमेंट होता है। सो इस तरीके से हम
हीमोफीलिया को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें प्री नेटल डायग्नोसिस भी होता है। जैसे जो गर्भधारणा होती है उसमें 9 से 14 हफ्ते के बीच में, और ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि 11वें हफ्ते में एक कोरियोनिक विलस नाम का पार्ट होता है, उसकी बायोप्सी करके उसका अगर हम जेनेटिक असेसमेंट करते हैं, क्रोमोसोमल जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, तो हीमोफीलिया है या नहीं ये हमको पता चल सकता है, और उसके अनुसार पेरेंट्स जो है डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, बच्चे के लक्षण कैसे रहेंगे, इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। हमें हीमोफीलिया से हम बच भी सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम प्री नेटल डायग्नोसिस करवा लेते हैं तो हम बच भी सकते हैं, और इन केस अगर हीमोफीलिया होता है, डायग्नोसिस पहले से नहीं हुआ है, तो विथ प्रॉपर थेरेपी एंड गार्ड्स यूज़ करना, जैसे नी पैड वगैरह ऐसी चीज़ें बच्चों को हम यूज़ करते हैं, हेड गियर्स यूज़ करते हैं, तो ये भी चीज़ें अगर हम यूज़ करके उसके लक्षणों से बच सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर हम फैक्टर 8 का प्रोफाइलैक्सिस करते हैं तो जो डिफॉर्मिटीज़ आने वाली है और जो लक्षण आने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। हमें हीमोफीलिया के बारे में ये जानकारी हमने आज आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल में दी है, और जो हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट थे, जो हमारे टेक्नीशियन स्टूडेंट थे, उनको हमने ये डिटेल में जानकारी दी ताकि वो समाज में इसका प्रचार करें और उनके पास जो आने वाले पेशेंट हैं उनके योग्य उपचार में उनकी मदद हो। धन्यवाद।